नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा सीटेट 2012 और 11 का पद्यांश, जो पद्य खंड आया था, जो संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और उसको कैसे हल किया जाता है, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। साथियों, सीखते हैं, मेरे साथ उच्चारण करिए। साथियों, संस्कृत की सबसे पहली एक ट्रिक है कि आप मन में या जहां बैठे हो उच्चारण करिए इस श्लोक को। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। देखिए कितना अच्छा श्लोक है। क्या कहा गया है, बचपन से आप श्लोक को पढ़ते आए हैं और देखिए इस श्लोक में क्या कहा गया। एषाम न विद्या, एषाम मतलब जिसके, न विद्या जिसके पास न विद्या हो, न तप हो जो न तप कर रहा हो, न दानम जो न दान दे रहा हो। एषाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न विद्या हो, न वह तप कर रहा हो किसी तरीके का और ना ही वह किसी तरीके का दान दे रहा हो, दान कर रहा हो। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ना ही किसी प्रकार का उसके पास ज्ञान हो और ना ही उसकी किसी प्रकार का उसके पास शील हो और ना ही वो गुणवान व्यक्ति हो, ना ही उसके पास किसी प्रकार की स्किल हो, कह रहा है श्लोक, ना ही वह धर्म का कार्य कर रहा हो। तो श्लोक क्या कहना चाह रहा है, ते मृत्युलोके भुविभार भूता, वह, ते मतलब वे, मृत्युलोक, इस मृत्युलोक में, भूमि मतलब भूमि पर, भार भूता, वह, वे इस मृत्युलोक में, इस भूमि पर भार के समान हैं, भार हैं। अब लिखा है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ते मतलब मृग मतलब एक होता है हिरण और हम जानवर के रूप में भी लेते हैं। मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में वह जानवर जैसे चरते रहते हैं उतना ही मात्र उसका एक आशय रह जाता है इस पृथ्वी पर, जिसके पास न विद्या है, न वह तप कर रहा है, न वह किसी प्रकार का दान कर रहा है, न उसके पास ज्ञान है, न वह गुणवान है, न वह किसी प्रकार का धर्म का कार्य कर रहा है। वह इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर भार है। वह मनुष्य के रूप में जैसे जानवर विचरण करते हैं, अपना चरण करते हैं, उस प्रकार से वह कर रहा है। अब साथियों आते हैं क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको जवाब क्या देना है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ते मनुष्या भूमि भार संति, भूमि भारा संति, मनुष्य के, अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको श्लोक थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब देखिए पूछा गया है कौन से मनुष्य भूमि पर भार हैं। अब देखो ये ज्ञानिना, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वह भूमि पर भार हो सकते नहीं। ये ध्यानशीला जो दानशील हैं वह क्या भूमि पर भार हो सकते नहीं। ये परिश्रमशीला जो परिश्रमी व्यक्ति है वो क्या भूमि पर भार हो सकता नहीं। अब क्या लिखा है हमारे पास, जो राइट आंसर होगा, ये विद्याहीना, जो विद्या से हीन है, जिसके पास विद्या नहीं है, हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अस्मिन् श्लोके भूभि इति पदस्य विशेषण पदमस्ति, जो विशेषण क्या है भूभि का विशेषण क्या है। तो देखिए क्या पैरा कह रहा है, ते मृत्युलोके भूभि भारभूता, मृत्युलोक में भूमि, तो क्या हो जाएगा हमारा जो भूभि जो शब्द है मृत्युलोक का विशेषण है, विशेषण है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है मृगाश्चरन्ति इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, मृगाश्चरन्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों मृगाश्चरन्ति का संधि विच्छेद होगा मृगः
प्लस चरंती। तो हमारा थर्ड आंसर जो होगा, थर्ड विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा, संधि विच्छेद इसका मृगाश्चरंती का हो जाएगा। अब साथियों फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे लिखा है एषाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति। एषाम में कौन सी विभक्ति है? एषाम मतलब होता है जिसके, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें विभक्ति है षष्ठी विभक्ति है। एषाम में षष्ठी विभक्ति है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूत इति पदे प्रत्यय अस्ति। भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों भूत शब्द में प्रत्यय है अक्त प्रत्यय, पहला हमारा हो जाएगा प्रत्यय। अब साथियों इस पैरा से हमको क्या क्या पता चला, हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए पैरा का अगर आप अर्थ ना भी निकाल पाते तो कौन कौन से क्वेश्चन आप तब भी कर सकते थे यदि आपने व्याकरण की कुछ चीज़ें पढ़ ली होती। देखिए आपने व्याकरण का पढ़ लिया होता, संधि विच्छेद आपको पता होता, पैरा का अर्थ निकाल पाते, ना निकाल पाते आप ये एक नंबर बना लेते यहाँ पे। और देखिए साथियों यदि आपको शब्द रूप और धातु रूप पता होते तो ये घा वाला ऑप्शन भी आप लगा सकते, दो क्वेश्चन आपके लगे। फिर आते हैं यदि आपको प्रत्यय पता होता तो आप ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी लगा सकते थे। तो साथियों हमको क्या पता चला? देखिए हमको पता चला कि 5 क्वेश्चन में से अगर 3 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं यदि हम पैरा का अर्थ निकाल पाएं, ना निकाल पाएं तब भी। तो साथियों आपको क्या क्या पढ़ना है? प्रत्यय पढ़ के जाना है, विभक्ति रूप पढ़ के जाने हैं, शब्द रूप और धातु रूप दोनों पढ़ के जाने हैं, और साथियों आपको संधि विच्छेद भी पढ़ना होगा। और ये यही नहीं, गद्यांश में भी सेम ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो साथियों गद्यांश को आपको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है संस्कृत की, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे पैरा पूछे गए हैं। 2011-12 के सारे सॉल्व पेपर उसमें दिए गए हैं। साथियों नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं 2011 का पैराग्राफ। 2011 में क्या पैराग्राफ आया था? पद्यांश में एक श्लोक आया था, लिखा था शब्दायन्ते मधुरमनिले कीचका पूर्यमाणाम संसक्ता भी स्त्री त्रिपुर विजयो गीत के किन्नर भी निर्दावस्ते मुरज इव चेत कंदरेशु ध्वनि स्याता संगीतार्थम थर ननु पशुपतेस्त्र भाव समग्र। तो साथियों इसका मोटा मोटा अगर हम भाव लेते हैं, एक अर्थ निकालते हैं, चूंकि मैंने बता दिया आपको कि अर्थ निकालना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा अर्थ भी पता चल जाता है तो आप अपने पैराग्राफ को बहुत चुटकियों में आसानी से कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ जो है, पहले तो हम कुछ इस पैराग्राफ के बारे में आपको बता देते हैं। हो सकता है आपको स्टेट लेवल में या आपको जब वैकेंसी आएंगी तो आपके एक काम में आ सकता है। यह पैराग्राफ कालिदास जी की रचना का है, मेघदूतम का है साथियों। और यह पैराग्राफ जो लिखा गया है विधा में लिखा गया है, मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है साथियों। जब मेघदूतम का वर्णन है तो ये पूर्व मेघ, जब मेघ बन रहे होते हैं उससे पहले का ये चलचित्र बताया गया है श्लोक के माध्यम से। यह श्लोक कह रहा है शब्दायन्ते मधुर मनिले। शब्दायन्ते मतलब कि मधुर, अनिल मतलब हवा में कीचका जो होता है, बांस का वर्णन करा, एक प्रकार का बांस होता है। तो अनिल हवा भर जाएगी, मधुर हवा भर जाएगी किसमें? बांस में, जो नृत्य का संकेत करेगी। अब आता है सेकंड लाइन में संसक्ता भी स्त्री त्रिपुर विजयो गीत के किन्नर भी हैं। लिखा किन्नरियों गीत गाएंगी त्रिपुर विजय का, त्रिपुर विजय का किन्नरियां गीत गाएंगी। तो ये संगीत से हो गई लाइन, पहली नृत्य से हो गई लाइन, और तीसरी हो गई निरहा दस्ते मुरज एव चेत कंदरेशु ध्वनिश्यात। जो मुरज होंगे वह वाद्य यंत्र, जो मुरज एक तरीके का ढोल टाइप का यंत्र होता है, उससे ध्वनि निकलेगी साथियों। और लास्ट लाइन है कि जो निरहा दस्ते मुरज इव चेत कंदरेशु, तो ये मुरज जो है वह एक तरीके का ढोल होता है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी मिलके एक संगीत बन जाएंगे। भगवान शंकर संगीत हो जाएगा, भगवान शंकर जहाँ विराजमान होंगे उनके चरणों के पे बहुत ही बढ़िया सुंदर सा संगीत हो जाएगा। संगीत तीनों चीज़ों से मिलके बन जाएगा, नृत्य और ध्वनि
और वाद्ययंत्र, इन तीनों चीज़ों से मिलकर संगीत बन जाएगा। तो साथियों इस पैराग्राफ के क्वेश्चन को हल करते हैं डायरेक्ट। लिखा है कीचकः किम कुर्वन्ति, कीचकः क्या करते हैं। देखिए मैंने बताया मधुर गीत गा रहे हैं। एक जो बांसुरी होती है उसका क्या कार्य होता है, मधुर गीत गाना, मधुर शब्दों को उत्पन्न करना। एक तरीके का बांस, ये भी कीचका एक तरीके का बांस होता है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मधुरम शब्दम उत्पादयन्ति, मधुरम शब्दम उत्पादयन्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नरे किम गायन्ति, किन्नरियां क्या गा रही थी। देखिए पैराग्राफ में नहीं पता आपको, पैराग्राफ के अर्थ नहीं निकाल पा रहे। देखिए किन्नरी कहाँ लिखा है, देखिए किन्नर भी इधर लिखा है सेकेंड लाइन में। जब किन्नरी सेकेंड लाइन में लिखा है, क्या लिखा, त्रिपुरविजयो, त्रिपुरविजयो गीते लिखा। इतना आपको समझ में आ गया, गीते लिखा है, ये हिंदी का शब्द है, और किन्नर भी समझ में आ गया आपको। तो त्रिपुरविजयो आपने पकड़ लिया। अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चन में लगा दीजिए आंसर, कहाँ भी किन्नर में किम गायन्ति, त्रिपुरविजय गायन्ति, आ गया हमारा राइट आंसर, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पशुपतेः संगीतार्थम कदा समग्रो भवति, जो पशुपति के लिए जो संगीतार्थम जो संगीत गाया गया उसमें क्या क्या समग्र है, क्या क्या किस किस के समग्र से क्या बनेगा। तो साथियों यदा मेघस्य ध्वनि स्यात्, मेघ जो है ये पूरा मेघ का वर्णन कर रहा है। जब मेघ आएंगे तो ऐसा ऐसा वर्णन हो जाएगा, ऐसी ध्वनि निकलेगी, हवा से ध्वनि निकलेगी, नृत्य होने लगेगा। तो पूरा मेघस्य ध्वनि स्यात् हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इदम पदयम कस्मिन वृत्ते निबद्धम, इस पद्यांश में, इस श्लोक में कौन से वृत्तांत में लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, ये मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, तो मंदाक्रांता वृत्ते में हो जाएगा। साथियों इसी के साथ साथ मैं अपनी वीडियो को फिनिश करता हूं। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए। आपके कमेंट हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद साथियों।